हाँ, तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? ट्रेन जानते हैं इस समय आजकल बहुत लेट चल रही है, तो ट्रेन ये आपको ये नहीं लगता कि ट्रेन जो लेट हो रही है, ये हम यात्रियों का टाइम जो अपना ये टाइम बचा करके देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। यानी जो कनेक्टिविटी का साधन इस समय सबसे ज़्यादा यात्रा लोग करते हैं, तो रेलवे पर विश्वास करते हैं। और रेलवे जब लेट चलेगी, तो इतने यात्रियों का जो 4 करोड़ 10 लाख 12 लाख यात्री पर डे यात्रा करते हैं ट्रेन से, और उन यात्रियों का 10-12 लाख यात्रियों का अगर मान लीजिए डेली टाइम बर्बाद होता रहेगा, तो अपने देश की तरक्की में कैसे उस समय लगा पाएंगे? इस पर क्या करना चाहिए? वास्तविक रूप में जो सिस्टम बना हुआ है, हम्म, सिस्टम फेलुअर हो जा रहा है। हम्म, और सिस्टम फेलुअर होने का मुख्य कारण ये होता है, जो सुपरविजन करता है, जो निर्देशन होता है, निर्देशन अगर लूज होगा तो बट नेचुरल है कोई भी सिस्टम फेल हो सकता है। यहाँ पे सिस्टम में सबसे पहली जो है जिम्मेदारी बनती है कंट्रोलर की। कंट्रोलर अगर सही समय पे कंट्रोलिंग करता रहे तो गाड़ियां विलंब नहीं होगी। आउटर पे ही कई गाड़ियों को रोक दिया जाता है। सेटिंग को करना कंट्रोलर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंट्रोलर को किस गाड़ी को जो है जहाँ 2 लाइन है, सिंगल लाइन है, किस गाड़ी को इन द टाइम निकाले, दूसरी गाड़ी को रोके ना, उसकी सेटिंग नहीं बन पाती है। और सेटिंग ना बनने का कारण ये है कि क्या क्या कमियां कहाँ हैं, उन कमियों को कभी नहीं ढूंढा गया। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेन लेट चल रही है, तो ट्रेन लेट चले जो हमारे मतलब केंद्र सरकार में जो बैठे मंत्री हैं अश्विनी कुमार वैष्णव हो गए हैं, तो उनको कई मंत्रालय दिया गया, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ट्रेन को सही सिस्टम से चलाएं और पटरियों पर एकदम बाई टाइम ऑन टाइम पर आए, ताकि लोग ऑन टाइम अपनी ड्यूटी जा सके। अगर जनता ऑन टाइम ड्यूटी जाएगी तो भारत की तरक्की में उनका टाइम काम आएगा। है अब भारत को जो सोने की चिड़िया एक समय भारत हुआ करता था, अगर ट्रेनें क्योंकि यही जरिया है कनेक्टिविटी का, यात्रा का सबसे बड़ा साधन यही है, और यही अगर सिस्टम से टाइम से चलेगी तो हमें अपने स्थान पर टाइम से पहुंचाएगी, तो हम अपना काम समय से कर लेंगे। तो जब ये टाइम से काम होगा तो देश की तरक्की में, देश के मान सम्मान और गौरव को हम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी देश का देखिए, अगर देश का विकास चाहिए तो इस देश का जनता ही विकसित कर सकती है, केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाह के नहीं करेंगे। सब जनता डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी भारत बदलेगा, और जब बदलाव आएगा भारत में तो पूरा जनता बदलेगी, तभी भारत बदलाव आएगा। और भारत की जनता तो काम करना चाहती है। मान लीजिए हम भी अपना टाइम पर अभी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, वो भाई लोग वो भी जाना चाहते हैं, वो भाई लोग वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन टाइम पर हम लोग जाएंगे तभी ना काम करेंगे। और काम करने से पहले ट्रेन लेट हो जा रही है, तो ट्रेन होने का मतलब, आपको नहीं लगता ट्रेन होने का मतलब है भारत के विकास में बाधा? यानी भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। यानी भारत का विकास होगा जब ट्रेन सिस्टम से चलेगी। यानी पटरियों की रफ्तार अगर ट्रेन सही कर दे तो भारत के विकास की रफ्तार पटरी पा जाएगी। आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस विषय में क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ मंत्रिमंडल का सवाल है, मंत्रिमंडल का गठन जो है माननीय प्रधानमंत्री और पार्टी के प्रमुख लोग करते हैं, और प्रमुख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है मंत्री उसको बनाया जाए जो योग्य हो। अगर आज व्यवस्था चरमरा रही है, अगर व्यवस्था ढीली है, तो उसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएम महोदय की पहले बनती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई जो उस कार्य को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो नैतिकता ये कहती है कि अगर हम किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं पहले उस व्यक्ति को उस पद को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। या तो अपनी वर्क ऑफ ड्यूटी और वर्क ऑफ लायबिलिटीज को सुधारें, और यदि नहीं सुधार पा रहे हैं तो नैतिकता के रूप में उस पद को त्याग करके दूसरे व्यक्ति को अवसर देना चाहिए, जिससे व्यवस्था जो है, जो गड़बड़ है, उसमें सुधार आ सके। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं। और देखिए कहीं न कहीं ये रेलवे को सही पटरियों पर दौड़ाना होगा। अगर भारत के मान सम्मान और गौरव को जो अंग्रेजों के वजह से क्षति पहुंची थी, अगर उसे वापस लेना है तो भारत के युवाओं को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा और भारत के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। तभी, क्योंकि देखिए आज दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश भारत
भारत है। और दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। यानी क्या होता है, युवा है किसी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं, क्योंकि उस राष्ट्र को आगे ले जाने का दायित्व इन्हीं पर होता है। और जब युवाओं को बेरोजगार छोड़ देंगे, यानी युवा आबादी को आप सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे, सिस्टम से सही ढंग से लगा नहीं पाएंगे, तो उस देश की तरक्की कैसे होगी। यानी अगर देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, तो भारत के हर एक युवाओं को रोजगार में किसी न किसी रोजगार में उन्हें लाना पड़ेगा, सिस्टम में लाना पड़ेगा, सभी देश का विकास संभव होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए रोजगार के संसाधन बहुत जरूरी होते हैं हर देश में, और संसाधन, क्योंकि आपका देश एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के नाम पे आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। और वास्तविक रूप में इसलिए ठोकर खा रहा है कि उद्योगपति की तुलना में किसान बहुत जो है नीचे स्तर पे जा चुका है। उद्योगपति क्यों बढ़े? भारत सरकार ने उद्योग नीति का गठन किया। उद्योग नीति के गठन के बाद जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी उद्योगपति हैं, अपने प्रोडक्ट की कीमत वो स्वयं लगाते हैं। लेकिन हमारा देश का किसान, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था, जय जवान जय किसान, आज वो जवान को तो वेतन भत्ता आदि मिल रहा, लेकिन किसान को क्या मिल रहा? भारत सरकार किसान को कौन सी सुविधा दे रही? उसके पास उर्वरक नहीं है, खाद नहीं है, खाद के लिए लाइन लगाता है, उसमें भी बिचौलिया बैठे हुए हैं, उसमें भी दलाली हो रही। ट्रैक्टर की जुताई, डीजल का दाम बढ़ गया है, उसकी जुताई भी महंगी हो गई है। सींचने के लिए संसाधन नहीं है, सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। अब उस इतने जद्दोजहद के बाद किसान अपने जब अनाज की पैदावार करके मंडी में ले जाता है, तो उसकी कीमत सरकार लगाती है। एक दवा जो है 50 पैसे की लागत की टैबलेट 50 रुपया में उद्योगपति बेच रहा है, और किसान रात दिन मेहनत करके अपना अनाज जो पैदा कर रहा है, उसकी कीमत सरकार लगाती है। क्या वास्तविक रूप में भारत देश के लोग आजाद हैं कि गुलाम हैं? अगर इसकी गणना की जाए तो मेरे दृष्टिकोण से आज किसान पूरी तरीके से भारत का गुलाम है। देखिए, ये बात कर रहे हैं गुलामी का, तो ये कहीं न कहीं अब भारत तो आज़ाद हो चुका। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज भी में कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, नमक हरामी देश को चूसने, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जानते हैं, जो सिस्टम में लगे आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भारत को करप्ट बना रहे हैं। यानी एक दीमक की बात है, जिस तरह सिस्टम में अगर वायरस लग जाता है तो सिस्टम को करप्ट कर देता है, उसके लिए एक फायरवॉल की आवश्यकता होगी। तब अपने देश में एक फायरवॉल बनाने के लिए हम चाहते हैं भारत की जनता, भारत की सारी युवा एक फायरवॉल बनाए, और हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में इंस्टॉल होकर के जो भ्रष्टाचारी, नमक हरामी और पापी जो वायरस की भांति देश को चूसने का काम कर रहे हैं, देश को करप्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको स्कैन करने का काम करें, तभी भारत का मान सम्मान और गौरव हम फिर से वापस ला पाएंगे। इस पे क्या करना है? इस पे एक मेरे विचार में एक चीज ये है, सुझाव है। सुझाव ये है, अगर हम किसान से लाभ भारत सरकार ले रही है, उसके अनाज को जो है अपनी कीमत पे खरीद रही है, तो उन्हें सुविधा दे। पहली सुविधा, उनके बच्चों के जो है शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होने चाहिए। उपचार चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए, चाहे सरकारी में कराए, उनका एक कार्ड बनना चाहिए, उनका उपचार फ्री होना चाहिए। आवास उनके पास नहीं है तो सरकार को उनको आवास की सुविधा बहाल करानी चाहिए, उनको मकान की सुविधा बहाल करानी चाहिए, उस पर उनको जो है पैसा दिया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, दो चीजों पे अगर सरकार किसान की हेल्प कर दे तो संभवतः देश जो है हमारा प्रगति और गरीबी रेखा के जो नीचे इस समय सूडान की टक्कर में हमारा देश पहुंच गया है। हमारे देश की करेंसी जिस तरीके से सूडान की करेंसी है, उस तुलना में पहुंच गई है। यानी दिन पर दिन देश की करेंसी गिरती जा रही है। बिल्कुल। आप डॉलर की कीमत देखिए कहाँ से कहाँ उठ गई। 47 रुपए हमें याद है, 47 से उठते उठते 80-90 रुपया पहुंच गए। दिनार की कीमत पहुंच गई। हमारे रुपए की कीमत कहाँ पहुंच गई? पाकिस्तान का जो हमारे साथ देश आजाद हुआ है, उसके पैसे की कीमत हमारे देश के पैसे से ज्यादा है। नहीं, अभी तो उसके पैसे की कीमत भारत से ज़्यादा नहीं है। भारत की पैसे की कीमत तो पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में पैसा का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पैसा डॉलर के
मुकाबले झुक रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने रिजर्व से जो रखा है उसका यूज करके करेंसी को बचाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और यही हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारा रिजर्व फॉरेन रिजर्व है उसका यूज करके अपने करेंसी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक कारगर नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत है। करेंसी डाउन होने का मुख्य कारण ये है कि हमारा देश कृषि, मैंने पहले भी कहा मेरा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषकों को सुविधाएं मिलेंगी, जो पैदावार आज 10% है वही पैदावार 100% होगी, तो हमारा देश में वो चीजें हैं जो पूरे विश्व को चाहिए। विश्व को कंप्यूटर पेट नहीं भरेगा, विश्व को इलेक्ट्रॉनिक पेट नहीं भरेगी, विश्व का पेट भरेगा जो है अन्न से, अनाज से। अनाज हमारा देश पैदा करता है जिसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड हमारे देश में पैदा होता है, उसकी तुलना अगर हीरे से की जाए तो भी हमारा अनाज हीरे से भी ज्यादा कीमती है। अगर अनाज ना हो, खाली हीरा हीरा रख दिया जाए, सोना रख दिया जाए, पेट्रोल रख दिया जाए, आदमी मर जाएगा, हीरा नहीं खाएगा। तो हमारे कृषकों के ऊपर अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने देश के किसान को तवज्जो दें, उसकी हेल्प करें, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि कृषक धीरे धीरे करके अपनी जो है खेती पाती से विमुक्त होते हुए इधर उधर भटक रहा है। कई किसान बिहार से, गोरखपुर से, देवरिया से, दूर दूर से जो है किसान पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे इनमें जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर इनको सुविधाएं मिली होती तो 2 बीघा भी अगर किसान के पास है तो वो कम से कम 2 लाख रुपया साल कमाए। आज स्थिति क्या है, 2 बीघे में 10,000 रुपया नहीं कमा पा रहा, तो 10,000 रुपया साल का औसत अगर जोड़ा जाए तो उसके महीने में 500 रुपया के हिसाब से आ रहा, 600 रुपया के हिसाब से, तो कैसे अपना परिवार पालेगा? बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज, हर चीज को निजीकरण करना, समस्या का हल निजीकरण नहीं है। समस्या, अगर कोई भी सिस्टम फेलोअर हो रहा है तो उस सिस्टम में कहाँ से फेलोअर हो रहा है उसको सुधारने की जरूरत है। अगर आप सरकारें हर चीज को, हर सरकारी नौकरियों को जो है निजीकरण की ओर ले जाएंगे तो पहले 35 करोड़ की जब जनसंख्या थी तब बेरोजगारी थी, आज 125 करोड़ की जनसंख्या है और सारे विभाग धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर आप बनाते जाएंगे तो ये बेरोजगारों की संख्या बट नेचुरल कई गुना ज्यादा हो जाएगी। और ये बेरोजगार क्या करेंगे? प्रश्न ये खड़ा है, एक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बच्चा क्या करेगा? एक बहुत विकराल समस्या आ जाएगी और भविष्य में इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जब आदमी को खाने को नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जतन लगाएगा और जतन एक भयानक जो है उसकी तस्वीर आपके सामने भविष्य में आएगी और उसकी जिम्मेदारी पूरे भारत के जो है नागरिकों की होगी, क्योंकि उनके द्वारा निर्वाचित किए गए सांसद और निर्वाचित किए गए प्रधानमंत्री, निर्वाचित किए गए मुख्यमंत्री, इनके द्वारा आज तक जो है बेरोजगारी पे विचार नहीं किया गया। सिर्फ अच्छे अच्छे वादे किए गए, लंबे लंबे बतासे बनाए गए और आज भी लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर 10 वैकेंसी निकलती हैं तो 10 लाख आवेदक होते हैं। और सोचने वाली बात है कि 10 लाख में से 10 को काम मिलेगा, 9,99,900 लोग, 998 लोग जो है बेरोजगार रहेंगे। ये देखिए बेरोजगारी का मुद्दा तो यही है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे देश का युवा, पहले भारत को लोग दुनिया में सब बिच्छुओं और सपेरों का देश समझते थे, लेकिन आज भारत का युवा माउस हिलाता है तो पूरी दुनिया हिलती है। बात तो सही है, लेकिन भारत के युवाओं को अगर सिस्टम में ला दिया जाए, भारत के युवाओं को जो बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं उसे अगर भारत के विकास में सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो भारत की ताकत से, भारत की क्षमता से पूरा देश वैसे कांपने लगेगा। तो हम यही अपील करना चाहता हूँ
हूँ, भारत के जितने हुआ उसे मुख्य सिस्टम में लाइए और उसे अपने विकास के मतलब भारत के विकास में उनको यूज करना सीखिए। किस तरह विकास में उनका यूज ले सकते हैं। नहीं तो अगर युवाओं को अगर बेरोजगार छोड़ दिया जाएगा, ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश अगर भारत है तो भारत, क्योंकि दुनिया का किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के यही तो धरोहर होते हैं युवा, और इन धरोहरों को सही इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। अगर सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, देश की तरक्की में उनका योगदान नहीं ले पा रहे हैं सही ढंग से योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो समझिए आने वाला देश एक खतरे का सिग्नल है। क्योंकि भाई क्या होता है, देश के विकास के लिए किसान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसान और देश के युवा, यही तो देश की तरक्की में बहुत 55% से ज़्यादा तो देश की इकोनॉमिक्स में कृषि का ही योगदान है, और कृषि को इस तरह छोड़ दिया गया। अभी देखिए जो किसान आंदोलन हो रहा था, लगभग में 2 सालों से लगभग में चलता रहा था। किसान कहाँ पर था? किसान रोड पर था। और जिस किसान को खेतों में दिन रात अपना पसीना बहाता है और अपनी पसीना की क्षमता से हरी भरी फसल उगा करके भूखे देश को पेट भरने का काम करता है, अगर वही किसान रोड पर आ जाएगा, वही किसान रोड पर घूमेगा ईंट और पत्थर लेके, तो भारत खेतों पर कौन देखेगा? खेतों में कौन जाकर काम करेगा? तो भारत भूखों रह जाएगा। इसके लिए किसी न किसी ढंग से किसान को मतलब देश के किसानों के लिए किसी भी मिनिस्ट्री को, कृषि मंत्रालय को अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छी योजनाएं लाना चाहिए, ताकि किसान अपने फसलों को उचित दाम ले सके। और किसानों का जो है, किसानों को जो किसान एरिया, कृषि क्षेत्र बाहुल एरिया है, उसे ट्रेन के माध्यम से बंदरगाहों से जोड़ने का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ताकि वो अपने फसलों को इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि अपने फसलों को इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्टली पहुंचा सके। अगर ऐसा रहे तो बिचौलिए उनसे माल सस्ते मतलब खरीद करके और बिचौलिए बेच देते हैं, भारत सरकार से मिली भगत के कारण वैसा विदेशों में चला जाता है, कालाबाजारी भी हो जाता है। तो इससे कहीं न कहीं ढंग से काम करना चाहिए। और जब तक किसानों का सीधे पहुंच मार्केट तक नहीं पहुंचेगा, तो किसानों का काया पलट नहीं होगा, यानी किसानों का विकास नहीं हो सकता। अगर करना है तो रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों से जोड़ दीजिए। अगर वो अपनी हरी सब्जियां भी साउथ इंडिया में बेचना चाहे, तो इसका कनेक्टिविटी इतना शानदार हो कि वो अपनी फसलों को साउथ इंडिया या फॉरेन कंट्री में भेज सकता है। तो इसे कनेक्टिविटी होना चाहिए। और मेन मुद्दा है, रेलवे जो इतना लेट चल रही है, ये रेलवे लेट चलेगी तो ये तरक्की तो हो ही नहीं सकता। अगर हमें मान लीजिए जाना है, दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है काम करने, तो हम अपने समय से पहुंचेंगे। डेली का डेली 6 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लेट रहेगा, तो ये भारत की तरक्की में उतना लेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी देश को तरक्की के लिए देश की जनता ही जिम्मेदार होती है, और देश की जनता सही से अपना टाइम इधर उधर गवा देगी, 2 घंटा 3 घंटा डेली डिले चलेगा, तो भारत उतना डिले जा रहा है, नहीं भारत उतना जा रहा है। अगर पटरियों पर ट्रेन सही ढंग से राइट टाइम पर चलने लगे, तो भारत के विकास का दायरा रेल की पटरियों पर सही ढंग से चलने लगेगा। और जब सही ढंग से चलने लगेगा, तो भारत के विकास में कोई बाधा ही नहीं होगी, और भारत के विकास को हम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि जो पटरियां दिख रही ना, इस पटरियों पर जो ट्रेन की रफ्तार है वो भी बहुत स्लो है, और ट्रेन की रफ्तार स्लो होने के कारण देश की रफ्तार स्लो हो जा रही है। इसे कहीं न कहीं समझना चाहिए। अगर अश्विनी कुमार वैष्णो जी, रेल मंत्रालय आपके अधीन है, और रेलवे जिस तरह से लेट चल रही है, कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमिक्स के लिए इससे बहुत ही क्षति होने वाला है। और देखिए, जब बहुत सारे हम युवा ट्रेन में रहे थे, एग्जाम छूट गया ट्रेन लेट की वजह से। सुनिए, अब एग्जाम कितने 3 सालों बाद हो रहा है, 4 साल बाद एग्जाम हो रहा, करा रहे हो 3 साल बाद, अब एग्जाम हो रहा है, फिर वो लड़के कितना तैयारी करने के बाद जा रहे हैं, और फिर उनको एंड टाइम पर ट्रेन लेट होने के कारण वो एग्जाम से भटक जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप तो एयर कंडीशन रूम में बैठे होंगे, लेकिन जो युवा अपने देश के, अपने गाँव के क्षेत्र से आते हैं, उनका क्या कहना। इसीलिए वो अपना एग्जाम छोड़ दिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कर भी नहीं पाते। ठीक, जय हिंद।